That's the Kolkata doctors case in which the CBI has now. लेकिन जब कोलकाता जैसी घटनाएं होती हैं तो उन्हें पीड़ा होती है। कोलकाता के सारे मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स We will take this to the world. अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में 31 इयर्स की पीजी डॉक्टर का उस हॉस्पिटल की सेमिनार हॉल में बड़ी ही बेरहमी से रेप और मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि उसकी आंखों में चश्मे के कांच घुसने की वजह से आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उसकी पैरों को वाइड एंगल में 90 डिग्री खींचा गया था। मुंह से, नाक से और शरीर के हर हिस्से से खून ही खून निकल रहा था। अब मैं और डिटेल में बताऊंगा तो आप लोग सुन नहीं पाओगे और बताने की मुझ में भी ताकत नहीं है। ये कहानी है एक मेधावी और समर्पित डॉक्टर की, जो चेस्ट मेडिसिन विभाग की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा थी। उसने अपने पेशे में नई ऊंचाइयों को छूने का सपना देखा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2024 के अगस्त की रात को लगभग 11 बजे डॉक्टर को उसकी मां का फोन आया। मां ने हर रोज की तरह उसकी खैर खबर ली। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, मैं ठीक हूं। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह मां बेटी का आखिरी संवाद होगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही डॉक्टर के पिता को वह भयानक फोन कॉल मिला, जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहां का दृश्य किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। अस्पताल की गलियों में अफरा तफरी मची थी। डॉक्टर का शरीर अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ और जख्मों से भरा पड़ा था। यह दृश्य देखकर हर किसी का दिल दहल गया। एक समर्पित डॉक्टर जिसने समाज की सेवा करने का प्रण लिया था, उसके साथ यह दर्दनाक हादसा आखिर क्यों हुआ था? जैसे ही यह खबर अस्पताल से बाहर निकली तो सोशल मीडिया पर आज की तरफ फैलने लगे और पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया। डॉक्टर और नर्सों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों की बस एक ही मांग थी, न्याय और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देना। बढ़ते दबाव के चलते इस मामले की जांच बहुत तेजी से शुरू हुई। जांच अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने इसे एक आत्महत्या के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। हालांकि घटनास्थल की स्थिति महिला डॉक्टर के शरीर पर गहरे घाव और उसकी टूटी हुई गर्दन की हड्डी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सिर से पैर तक कोई भी अंग ऐसा नहीं था जहां जख्म न हो। आंख, नाक, ओठ, प्राइवेट पार्ट, अंगुली, पंजे समेत पूरे शरीर में बुरी तरह से जख्म थे। इसके अलावा पीड़िता के शरीर से 150 मिलीग्राम वीर्य पाया गया। ये सभी संकेत देते थे कि यह मामला साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में साबित कर ही दिया था। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले पर दुख जताया। यह घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि पूरे समाज का सवाल बन गई थी। ममता बनर्जी की सरकार भी इस मामले को लेकर दबाव में आ गई थी। खैर, जांच के दौरान सेमिनार हॉल के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल गए। इसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं। जांच के दौरान संजय राय नामक एक व्यक्ति सामने आया, जो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक रूप में कार्य करता था। संजय राय अक्सर अस्पताल में आता जाता था और उसे संदेह की निगाह से अब देखा जाने लगा। जांच के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। पुलिस ने जब उसे ब्लूटूथ डिवाइस को चेक करना शुरू किया तो पता चला कि वह ब्लूटूथ डिवाइस बुरी हालत में टूटा हुआ था और यह डिवाइस संजय राय का निकला। फिर उसे तुरंत हिरासत में लिया गया। अब संजय राय का इतिहास और उसकी गतिविधियों किसी से छिपी नहीं हुई थी। उसने कई शादियां की थी और हर बार जब उसका मन भर जाता था तो अपनी पत्नी को छोड़ देता था। यहां तक उसकी एक पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हुई थी, लेकिन उसे समय किसी ने इसकी शिकायत नहीं की थी और वह खुद को एक पुलिस वाला बताता। जांच के दौरान पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
संजय राय की गिरफ्तारी के बाद उसने पहले तो किसी भी अपराध को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में जब उसे कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा तो उसने अपने अपराधों को कबूल कर लिया। 8 अगस्त की रात संजय राय ने शराब के नशे में धुत होकर उसे महिला डॉक्टर पर हमला किया। उसने पहले उसे बुरी तरीके से मारा, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और अंत में उसके जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव के निशान पाए गए, जो इस बात का सबूत थे कि उसने कितनी बर्बरता के साथ महिला डॉक्टर पर हमला किया था। पुलिस ने उसके मोबाइल को भी जब्त किया और उसमें कई आपत्तिजनक वीडियो भी पाए गए, जो उसके अपराधी होने के और भी पुख्ता सबूत थे। फिर पुलिस ने संजय राय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 और धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया और अदालत में उसे पेश किया, जहां पर उसे 23 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रखे जाने की मंजूरी मिली। बाकी अभी यह मामला चल ही रहा है, तो हो सकता है कि उसमें अभी और भी नए खुलासे हो जाएं। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कानून ही नहीं बल्कि समाज की सोच और जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है, जो हमें बचपन से ही छोटे बच्चों को सिखाना होगा कि नारी शक्ति ही जीवन है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना है।